योर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से संबंधित उन स्थलों के बारे में जानेंगे जो आज भी अपने अंदर रहस्य और रोमांच को छिपाए हुए हैं। आज का हमारा वीडियो एक ऐसी मानव प्रजाति के ऊपर आधारित है जो आज से करीब 38,000 साल पहले फ्रांस की प्रागैतिहासिक गुफाओं में निवास करती थी। यह मानव प्रजाति आज की मानव प्रजाति के तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ताकतवर मानव प्रजाति थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी ताकतवर मानव प्रजाति होने के बावजूद यह मानव प्रजाति धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त हो गई। लेकिन यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल के आइकॉन को भी दबा दें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम इस पे अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ब्रह्मांड में मौजूद एक ग्रह पृथ्वी, जिसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह अपने अंदर अनेक मानव सभ्यताओं के इतिहास को समाये हुए है। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इस पर अनेक प्रजातियों का जन्म हुआ। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ही यहाँ बहुत सी प्रजातियां खत्म होती गईं। और बहुत सी नई प्रजातियों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई ऐसी ही एक मानव प्रजाति थी जो आज से करीब 38,000 वर्ष पहले इस पर निवास करती थी, जो आज के मानव की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से दुगनी ताकत वाली प्रजाति थी। लेकिन इतनी शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद एक दिन इस मानव प्रजाति का संपूर्ण पृथ्वी से नामो निशान मिट गया। इस मानव प्रजाति का नाम था क्रो-मैग्नॉन।
हम बात करें तो समय के चलते प्रत्येक मानव प्रजाति को उनके शारीरिक बनावट के आधार पर अलग अलग प्रजातियों के नाम मिले। शारीरिक विकास के सफर में हर मानव प्रजाति के केवल शरीर में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि उनके मस्तिष्क का भी विकास होता गया। मानव विकास का यह सफर ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की प्रजाति से शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रिमेडिकस वो पहला मानव था जिसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा किया था। उसके बाद विकास का यह सफर होमो हेबिल्स, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस तक पहुंचा। आज के मानव को होमो सेपियंस का ही वंशज माना जाता है, लेकिन साल 1868 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानव प्रजाति के इतिहास में एक ऐसे मानव की खोज करने जा रहे थे जिसके बारे में वो खुद अनजान थे। फ्रांस के क्रो-मैग्नॉन नाम की जगह पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्रागैतिहासिक गुफा में कुछ अलग ही प्रकार की मानव प्रजाति के कंकाल मिले, जो आधुनिक मानव से शारीरिक रूप में दुगनी लंबाई के थे, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्रो-मैग्नॉन नाम दिया। फ्रांस की गुफा में मिली इस मानव प्रजाति के कंकालों का जब आर्कियोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया तो पता चला कि यह लोग करीब 38,000 साल पहले फ्रांस की इन गुफाओं में रहा करते थे। क्रो-मैग्नॉन आधुनिक मानव की तुलना में दुगने लंबे और विकसित दिमाग वाले लोग थे। यह लोग गुफाओं में चित्रकारी करने के साथ साथ जानवरों की हड्डियों से अच्छे गहने और मूर्तियां बनाते थे। यह लोग सामूहिक रूप से शिकार करने में बहुत माहिर थे। इसके अलावा इनकी गुफाओं में बांसुरियां भी प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि इन लोगों ने वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया था। जहां हम लोगों की औसतन लंबाई 5 फुट 8 इंच के करीब होती है, तो वहीं इनकी लंबाई 9 फुट 9 इंच के करीब थी। जहां हम लोगों का दिमाग 1260 सीसी होता है, तो वहीं इनका दिमाग 1600 सीसी का था, यानी कि हम लोगों से 340 सीसी ज्यादा। तो फिर ऐसा कौन सा कारण था जिसने पृथ्वी पर रहने वाली इस सबसे ताकतवर मानव प्रजाति का विनाश कर दिया? वैज्ञानिक फिलिप चार्लियर के अनुसार इनके विनाश का सबसे बड़ा कारण था न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस नाम का एक वायरस। फ्रांस
केव्स की गुफा से मिली क्रो-मैग्नॉन मानव की जब हड्डियों का अध्ययन किया गया तो पाया कि यह वायरस किसी पशु के माध्यम से इन लोगों के शरीर में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद इस वायरस ने इनके डीएनए को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया और बाद में एक आनुवंशिक बीमारी का रूप ले लिया। यही वजह क्रो-मैग्नॉन के विनाश का कारण बनी। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वायरस से संबंधित बीमारी जंगली जानवरों को होती है, इसलिए यह वायरस किसी पशु के मांस द्वारा क्रो-मैग्नॉन के शरीर में पहुंचा होगा, क्योंकि क्रो-मैग्नॉन सामूहिक रूप से गुफाओं में निवास करते थे, इसलिए इनका सामूहिक रूप से रहना ही इनके विनाश का कारण बना। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस नाम का यह वायरस शरीर में पहले तो गांठों का निर्माण करता है, जो बाद में हड्डियों के संपर्क में आने के बाद उनको भी खाना शुरू कर देता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो जाती है। और यही सब क्रो-मैग्नॉन के साथ हुआ था। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ आपके अपने प्रोग्राम योर आर्कियोलॉजिस्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।